हेलो एवरीवन। देखिए, प्रीवियस क्लास में जो है जीएस की अभी तक एक क्लास हुई है और उसमें हमने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसकी थियरी भी हो गई थी और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू भी देख लिए थे। आज भी कुछ न्यू टॉपिक है। देखिए, जीएस में टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं और 30 में से 10 के आसपास या 7 या 8 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर के होंगे। तो करंट अफेयर तो हो जाएगा, उसकी क्लासेस हम लोग दे देंगे। और जो 20 क्वेश्चन रिमेनिंग है उसमें दो तीन सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। ज्योग्राफी तो आप याद कर लेंगे, ठीक है, हिस्ट्री भी तैयार कर लेंगे। इकोनॉमी, ठीक है, ऐसा पार्ट है कि ये आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भूल भी जाएगा, इसलिए हमने सबसे पहले इकोनॉमी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद से फिर अदर सेक्शन की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आज भी कुछ न्यू टॉपिक है, लेकिन उसके पहले जो है हमारे पास कुछ एमसीक्यू है। तो नियर अराउंड 10 एमसीक्यू है हमारे पास। तो आप एक रफ सीट पे जो है, ठीक है, ये 10 एमसीक्यू के आंसर लिखे रहिएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा सब कुछ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है फिर इस 10 एमसीक्यू को करेंगे। ठीक है, फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इसको जो है ये सबके लिए आएगा ये। ठीक है, बीएचयू एमपी एमआईआर हो, एमबीए हो, एग्री बिजनेस हो, ठीक है, एएमयू का हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, हर जगह है। ये तो जीएस का पार्ट है ना। चलिए, तो 10 क्वेश्चन है। सब लोग पहले आप मार्क कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके स्क्रॉल करते हैं। 10 क्वेश्चन है, 2 मिनट में इसको करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बताइए। थोड़ा साइज को बड़ा कर दी, बहुत स्मॉल आ रहा अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अब ठीक है। जी जी शुक्रिया। ठीक है, थैंक्स। सर प्लीज सर सर फोर्थ 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 एक वाला। बार। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसमें टिक करिए किसी को। फोर्थ हो गया होगा। फिफ्थ पे आते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, 5 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, 10 ईयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बी कॉज्ड बाई। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस वजह से होता है। वो आपने इकोनॉमी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा आंसर करिए, फिर अभी एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें। ठीक है, सेवेंथ। चलिए, सभी क्वेश्चन आप लोगों ने मार्क कर लिए होंगे ना। यस सर। ठीक है, चलिए, अभी हम लोग इसको चेक करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए, किसी का कुछ छूटा तो नहीं है ना। ठीक है,
चलिए अब इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे कितने सही हुए कितने गलत, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाद में इसको चेक करते हैं। देखिए अभी आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे और उसमें कुछ टर्म्स आ रहे थे, उस टर्म्स में क्या क्या आ रहे थे उसको देखते हैं। ऐसे इसमें कई सारे स्टूडेंट जो बीए के हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, बीकॉम वाले स्टूडेंट का क्लियर होगा, ठीक है, लेकिन बीएससी और बीटेक अदर जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो फैमिलियर नहीं होंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से समझना है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, प्राइसेस बढ़ने लगे, ठीक है, वही केस इन्फ्लेशन है। कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, तो क्या वो कौन सा सिचुएशन होगा, इन्फ्लेशन होगा। उसी तरीके से फिर डिफ्लेशन क्या है, जब भी प्राइस कम हो रही है, ठीक है, तो केस हमारा क्या होगा, डिफ्लेशन होगा, ठीक है। अब इन्फ्लेशन जो है ये दो टाइप का है, ठीक है। प्राइसेस किसी चीज की क्यों बढ़ रही हैं, तो उसके दो रीजन, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिर एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लेशन का मतलब आप समझ गए कि कभी भी प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रही हैं तो वही केस इन्फ्लेशन का है। अब प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो रही हैं, देखिए किसी भी गुड्स की जो है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब जब किसी भी गुड्स की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि वो क्या करेगा, प्राइसेस फिर इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके बगल में सपोज कीजिए कि कोई फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर सॉरी आइसक्रीम सेलर है, अब पर आइसक्रीम वो 20 रुपीज की दे रहा है, ठीक है? 2 घंटे में सारी उसकी आइसक्रीम समाप्त हो जा रही है, तो समझ जाएगा कि डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है। अब वो क्या करेगा इसकी, अब ये 25 कर देगा, 25 में भी देख रहा है, ऑडियो नहीं आ रही हमारी, आ रही है सर। आ रही आ है, रही है सर, क्लियर आ रही है, क्लियर। ठीक है। अब देखिए अगर 25 में अगर वो कर दे, ठीक है, जब देखेगा कि 20 में सब कुछ बिक जा रहा है फिर 25 कर देगा, 25 में भी सब बिक जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ाना चलेगा, प्राइस बढ़ाता चला जाएगा, तो जब डिमांड जब उसकी इंक्रीज होती जाएगी वो प्राइस बढ़ा देगा। एक तो ये रीजन है, ठीक है। दूसरा रीजन इसमें ये भी है कि प्राइस और क्यों बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए कि प्रोडक्शन कम है, ठीक है, या सप्लाई कम है। अब जब किसी भी गुड्स की सप्लाई क्या होगी, कम होगी, ठीक है, तो डिमांड तो वही नॉर्मल ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो पूरे सप्लाई को मैनेज नहीं कर पा रहा है, और जब सप्लाई को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो प्राइस बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि डिमांड है, बस ये है कि जितनी डिमांड रहती थी यूजुअली, ठीक है, सप्लाई ही कम हो गई है, डिमांड बढ़ नहीं रही है, ठीक है, सप्लाई ही कम हो जा रही है, तो अब हम जो गुड्स है उसको हम दे ही नहीं पा रहे हैं, उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए लेमन है, इसकी प्राइस बढ़ी हुई है, इसकी प्राइस क्यों बढ़ी हुई है, रीजन ये है कि जब 2 साल तक कोविड था तो उसमें जितने भी किसान थे, ठीक है, जो ये नींबू का प्रोडक्शन करते थे, बहुत लॉस हुआ उनको, तो इस बार उन्होंने खेती ही नहीं की ज्यादा उसकी, इस वजह से क्या हुआ, अचानक से बढ़ गया, तो ये रीजन है। तो कभी भी जब डिमांड जब इंक्रीज होने लगे उसकी वजह से जो प्राइस बढ़ रही है, ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट इन्फ्लेशन का जो टाइप है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, टर्म में ही पूरा पूरा मेंशन है कि कॉस्टिंग बढ़ रही है। अब आप ये बताइए कि कॉस्टिंग अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी हमारा क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि बाइक ही है, अब इसके जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, या इसको आप पार्ट्स कह सकते हैं, उसके बाद से लेबर चार्ज है, ठीक है, ये सारे कॉस्ट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब जब सारे कॉस्ट बढ़ेंगे तो इसकी प्राइस भी क्या होगी, सिंपल सी बात है, बढ़ेगी। तो जब कॉस्ट बढ़ने लगे उसकी वजह से जो प्राइस बढ़ानी पड़ रही है, ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। और इसमें क्या है,
डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या है, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड जब बढ़ने लगे तो उस केस में जब प्राइस बढ़ती है तो उसको कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का सिंपल सा क्या मतलब है, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, जो नॉर्मल रेट है उससे ज्यादा बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन है। और जितनी होनी चाहिए नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी के लिए ना इन्फ्लेशन अच्छा है ना डिफ्लेशन अच्छा है, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और डिफ्लेशन का क्या मतलब है कि जब प्राइस कम हो रही है, ठीक। अब देखिए, अब आप समझिएगा कि मार्केट में हमेशा इन्फ्लेशन होगा या तो डिफ्लेशन होगा। अब इसमें कभी भी अगर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट की एंट्री होगी इसको सही करने के लिए, और सेंट्रल बैंक की एंट्री होगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो भी मेजर्स लेगी उसको क्या कहेंगे, कोई बताएगा? उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को मेजर करने के लिए जो भी पॉलिसी यूज करती है गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं, जो भी मेथड यूज करती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए सही है, इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट मेजर यूज करेगी इसको कहेंगे फिस्कल पॉलिसी, और जो सेंट्रल बैंक यूज करेगी इसको कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। ये दोनों से जो है मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग कभी और देखेंगे, आज फिस्कल पॉलिसी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो देखिए फिस्कल पॉलिसी में मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, अब आप जानते हैं कि ये कौन स्टेप लेता है, ये गवर्नमेंट, ठीक है, इस मेथड को यूज करती है। तो इसमें आता है टैक्सेस, ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, फिर एक आ जाएगा इसमें जो है पब्लिक बोरोइंग, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे हम मेजर करें, कैसे करेक्ट करें, ठीक है। मार्केट सर में फिस्कल पॉलिसी जो है हम्म, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रूल होती है। फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट यूज करेगी, ठीक है। अब ये सेंट्रल भी करेगी और स्टेट भी करेगी, ठीक है। ओके सर। चलिए अभी टैक्सेस पे आएंगे तो फिर उसमें क्लियर होगा। देखिए अब हम इन्फ्लेशन को जो है कैसे मेजर करें, तो देखिए सबसे जो हमने पहला मेथड बताया था आपको वो था टैक्सेस, टैक्सेस को लेके, ठीक है। देखिए इन्फ्लेशन का अगर कभी भी आपको एक वर्ड में मतलब समझना हो तो सिंपल सा आप साइड में लिख लीजिए कि प्राइस जो है बढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर प्राइसेस बढ़ी हुई है, ठीक है, तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। टैक्स को क्या करना पड़ेगा, सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ाएगी कि टैक्स को कम करेगी, कम करेगी। कम करें। टैक्स को क्या करेगी, कम करेगी। देखिए कितने लोग कह रहे हैं कम करेगी और कितने लोग कह रहे हैं इंक्रीज करेगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन है मार्केट में, ठीक है, सरकार टैक्सेस कम करेगी कि सरकार टैक्सेस बढ़ाएगी। ठीक है जी, जो लोग कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ाएगी, ठीक है, कोई एक्सप्लेन करे ऐसा क्यों। सर टैक्स बढ़ा देगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर डिमांड कम हो जाएगा। तो हम्म, जब डिमांड कम हो जाएगा तो चीजें फिर नॉर्मल आ जाएंगी, मतलब इन्फ्लेशन कम हो ठीक है, जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए मार्केट में प्राइसेस अधिक है ना, ठीक है, सरकार इस केस में क्या करेगी कि टैक्सेस को इंक्रीज करेगी। जब टैक्सेस को इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो थोड़ी सी प्राइसेस और बढ़ेंगी।
और जब प्राइसेस और बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा, डिमांड कम होगा, और जब डिमांड कम होगा तो चीजें फिर नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है, फिर वो अपनी चीजें पुरानी रेट पे आ जाएंगी। ये केस है। अब अभी इन्फ्लेशन का था ना, अब इसी में रिवर्स डिफ्लेशन भी आप देख लीजिए कि ये डिफ्लेशन में कैसे काम करेगा, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या है, मार्केट में प्राइसेस क्या है, बहुत कम है, ठीक है। मार्केट में प्राइसेस क्या है, मार्केट में प्राइस, ठीक है, कम है। तो इस केस में सरकार क्या करेगी, टैक्सेस को डिक्रीज करेगी। जब टैक्सेस को डिक्रीज करेगी तो लोगों की सेविंग क्या होगी, लोगों की सेविंग बढ़ेगी, और जब लोगों की सेविंग बढ़ेगी तो फिर उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फिर डिमांड लोग करेंगे, ठीक है, ये चीज है। तो जब इन्फ्लेशन जब केस हो तो उसमें टैक्सेस जो है टोटल 3 मेजर हैं, एक टैक्स है, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और तीसरा बोरोइंग है। तो टैक्स हो गया, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे आई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ये जो आपने बताया है सर इन्फ्लेशन के केस में टैक्सेस का, सर ये जो नेसेसरी आइटम्स है उसके ऊपर तो नहीं किया जाता होगा ना? हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये नेसेसरी आइटम पे नहीं किया जाता, और जितने भी देखिए नेसेसरी आइटम हैं, ठीक है, उस पे जीएसटी लगती ही नहीं है, सर ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये सब नेसेसरीज आइटम में आएगा। जब जी सर। ऑलरेडी जब इनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, ठीक है, ये अपने अच्छा किया पूछ लिया, ठीक है, सपोज कीजिए इसमें मार्केट में आप देख लीजिए सारे वेजिटेबल महंगे हैं, तो अब ये बताइए जी जब सर। प्राइसेस जब महंगी हैं तो सरकार टैक्स थोड़ी बढ़ाएगी, इस पे टैक्स लगता ही नहीं है नेसेसरीज आइटम पे, मिल्क हुआ, फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, इस पे नहीं लगता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब सपोज कीजिए इन्फ्लेशन है, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि कम होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए एक दो आंसर आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। मुस्कान जी का सबसे पहले आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इन्फ्लेशन के केस में, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगी, ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए इन्फ्लेशन है, ठीक है, सबके पास पैसे हैं, सब अधिक से अधिक डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है। अब होगा क्या कि जब गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर कम करेगी, कहाँ पे एक्सपेंडिचर कम करेगी, ठीक है, रोड और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस ये सब जो है इस पे कम करेगी, जो अलाउंस दे रही है थोड़ा सा इसको कम करेगी। जब सरकार अपनी खर्चे कम करेगी तो क्या होगा, लोगों की इनकम भी क्या होगी, कम होगी। इनकम जब कम होगी तो लोगों की क्या होगी, सेविंग भी कम होगी, और जब सेविंग कम होगी तो फिर क्या करेंगे, वो डिमांड भी कम करेंगे, और जब वो डिमांड कम करेंगे तो सिंपल सी बात है, फिर प्राइस को भी कम होना पड़ेगा, तो ये सिचुएशन फिर बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब डिफ्लेशन का केस है, ठीक है, डिफ्लेशन का क्या केस है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, और उस केस में प्राइस बहुत कम हो गई है, ठीक है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, प्राइस कम है लेकिन उसके बाद भी लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इस केस में सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट कोविड जब आया था, ठीक है, और 2 महीने का एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था, तो उसमें सारे वेजिटेबल फ्रूट एकदम सस्ते मिल रहे थे, ठीक है, सब कुछ जो है मैक्सिमम 10 से 15 रुपीज पर केजी सब कुछ मिला करता था, ठीक है, मैक्सिमम सारे वेजिटेबल, ठीक है, फ्रूट भी लगभग ऐसे ही सस्ते थे, ठीक। तो प्राइसेस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं, लोगों के पास क्या है, पैसे नहीं है। इस केस में सरकार क्या करती थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार ने खूब बढ़ाया, ठीक है, फ्री में राशन वाशन ये सब दिया, जिससे जो पैसे लोगों के पैसे बच रहे हैं वो कहीं और खरीदें। तो इस केस में सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, जब एक्सपेंडिचर अपनी बढ़ाएगी तो फिर क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। इनकम क्यों इंक्रीज होगी, देखिए जो आपका एक्सपेंडिचर होता है वही अदर पर्सन का इनकम होता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि अभी आप क्या करें, क्लास के बाद आप सपोज कीजिए कुछ ऑर्डर कर दें या कुछ बाहर खाने चले जाएं, तो आपका एक्सपेंडिचर होगा,
लेकिन आप जिस भी शॉप पे गए हैं वो उसके लिए क्या होगी, इनकम होगी। तो आप गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, आपकी इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है, आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, पैसे आए, डिमांड करेंगे आप, ठीक है। तब जब डिमांड फिर बढ़ना स्टार्ट होगा तो फिर प्राइस भी बढ़नी स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि हमको प्राइस थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि डिफ्लेशन के केस में सबसे नुकसान किसको होता है, डिफ्लेशन के, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को साइड रखिए, गवर्नमेंट का क्या फायदा नुकसान, ठीक है। डिफ्लेशन के केस में कोई एक ऐसा सेक्टर बताइए जिसको लॉस होता हो। सर जो सेक्टर सेल करता है। ठीक है, देखिए इसमें फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, डिफ्लेशन के केस में, ठीक है। आप देख लीजिए कभी कभी क्या होता है कि पोटैटो है, अभी कभी कभी 40 रुपीज पर केजी मिलेगा, ठीक है, या टोमेटो है ये 80 रुपीज पर केजी मिलेगा, और कभी कभी ये 10 रुपीज पर केजी मिलता है। तो आपने कभी कभी न्यूज में देखा होगा कि किसान ऐसे ही फेंक देते हैं फ्री में सड़क पे, ठीक है, जैसे अभी ऐसे उसके साथ होता है, गोभी के साथ होता है, जैसे ही ठंडी आती है तो एक एक गोभी 40 रुपीज 30 रुपीज का मिलता है, और एकदम जब पीक पे ठंडी होती है तो उस समय 2 2 3 3 5 रुपए का मिलने लगता है। तो अभी न्यूज में देखा होगा कि किसान ऐसे ही फेंक देते हैं उसको, रीजन ये है कि बहुत ज्यादा एक्सेस सप्लाई है उसकी। अब जब बहुत ज्यादा सप्लाई रहेगी उसकी तो फिर क्या होती है, प्राइसेस उसकी कम हो जाती है, और जब उसकी प्राइसेस कम हो जाएगी तो किसान को उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो ये सिचुएशन आती है डिफ्लेशन के केस में। तो सरकार इसमें क्या करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़े, और जब इनकम बढ़ेगी तो लोग अधिक से अधिक डिमांड करेंगे, और जब देखेंगे कि डिमांड आ रही है तब हम प्राइस अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वही करना है। जब इन्फ्लेशन हो तो उस समय प्राइस को कम करना है, और जब डिफ्लेशन हो तो प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए एक थर्ड सिचुएशन केस है, ये है पब्लिक बोरोइंग, ठीक है। पब्लिक बोरोइंग को थोड़ा समझिएगा, ये है क्या, ठीक है। पब्लिक बोरोइंग को समझने से पहले जो है थोड़ा समझिएगा बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए ये चेक की तरह होगा, ठीक है, सपोज कीजिए ये 1 लाख रुपीज का बॉन्ड है, इसका ड्यूरेशन जो है ये सपोज कीजिए 2 ईयर है। तो सरकार क्या करती है, ये आरबीआई के थ्रू जो है, ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उसके थ्रू ये बॉन्ड सेल करती है। अब आपने सपोज कीजिए कि 2022 में ये 1 लाख रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा, तो ये आपको जो है मिल जाएगा 80,000 में, आप पे करेंगे 80,000, और ये जो आपको ये बॉन्ड मिलेगा वो मिल जाएगा 1 लाख रुपए का। अब इसकी जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है ये रहेगी 2 साल। अब 2024 में जब आप इसी कागज को जो है बैंक में फिर से देंगे तो आपको 1 लाख रुपीज मिल जाएगा। तो आपको मिला कितना एक्स्ट्रा, 20,000। तो होता क्या है कि जब सरकार के पास पैसे कम हो, ठीक है, या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन का केस, ठीक है, इन्फ्लेशन में आप जानते हैं कि प्राइसेस ज्यादा है, प्राइसेस क्यों ज्यादा है, ठीक है, हो सकता है कि डिमांड बहुत ज्यादा हो, लोगों के पास पैसे ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस समय ये लगन चल रहा है, ठीक है, इसीलिए सारी वेजिटेबल और ये नींबू वूबू सब महंगा है, रीजन आपके पास पैसा हो या ना हो, ये सारी चीजें आपको खरीदनी है, ठीक है, और खरीदनी है तो सिंपल सी बात है, डिमांड बढ़ी हुई है, और जब तक डिमांड बढ़ी हुई है ये रेट कम नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है नॉर्मल पब्लिक जो है उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखिए क्या है इस केस में कि इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसको कम करना है तो कैसे कम होगा, गवर्नमेंट जो है ये बॉन्ड इशू करेगी, ठीक है, पब्लिक बोरोइंग को इंक्रीज कर दिया जाएगा। एग्जाम में आता है इंक्रीज किया जाए कि डिक्रीज किया जाए, तो पब्लिक बोरोइंग को इंक्रीज कर दिया जाएगा। इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि अधिक से अधिक बॉन्ड इशू किए जाएंगे। अब जब हमारे पास सपोज कीजिए पैसे हैं और हमें ये मालूम चल गया कि 1 लाख रुपीज का बॉन्ड जो है आ गया है, 80,000 में मिल रहा है, 2 साल बाद ये 1 लाख का हो जाएगा, तो कुछ पब्लिक स्विच करेगी, ठीक है, वो अपने क्या करेगी, अब जो भी उनके एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा सा साइड करेगी और सेविंग के बारे में सोचेगी। तो देखिए ये जो 1 लाख रुपीज मार्केट में आता, ठीक है, पैसे आते, एक चीज और समझिए यहाँ पे कि आपका एक्सपेंडिचर
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कभी आपने पढ़ा होगा कि आपका एक्सपेंडिचर, जैसे ही आप अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, फिर वो क्या करेगा, वो भी कुछ पार्ट खर्च करेगा, फिर अगले की इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऐसे सर्कल चलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये सर्कल कम करना है। सर्कल इसलिए कम करना है क्योंकि मार्केट में पैसे हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे होने की वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड कर रहे हैं तो फिर जब सबके पास पैसे हैं तो प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक बोरोइंग को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, अब ये जो 1 लाख का बॉन्ड है, ठीक है, नहीं 80,000 में तो फिर 70,000 पे देने लगेगी। और हम जब देखेंगे कि 2 साल रखने पे 70 का मिल रहा है, फिर ये 1 लाख का हो जाएगा, तो कुछ पब्लिक क्या करेगी, इस बॉन्ड को परचेज कर लेगी। जब बॉन्ड खरीदेगी तो जो पैसा वो खर्च करने वाले थे वो सरकार के पास चला गया, और मार्केट में पैसे कम हो गए। और जब मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, डिमांड कम होने लगेगी, और जब डिमांड कम होने लगेगी तो फिर प्राइसेस भी कम होने लगेगी। तो ये इन्फ्लेशन का केस था। अब इसी में अगर डिफ्लेशन का केस देखा जाए तो क्या होगा, डिफ्लेशन में पब्लिक बोरोइंग बढ़ेगी कि कम होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिफ्लेशन के केस में पब्लिक बोरोइंग को इंक्रीज किया जाए कि डिक्रीज किया जाए। ठीक है, वैष्णवी सिंह डिक्रीज किया जाए, ठीक है, विवेक यादव डिक्रीज, ठीक है, सबका आंसर डिक्रीज आ रहा है, बिल्कुल सही है। रीजन ये है कि देखिए मार्केट में ऑलरेडी पैसे नहीं है, जब पैसे नहीं है लोगों के पास तो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, प्राइसेस भी कम है। अब अगर पब्लिक बोरोइंग बढ़ा दी जाएगी तब तो मार्केट में पैसे और कम हो जाएंगे ना, इस केस में पब्लिक बोरोइंग को डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, जब पब्लिक बोरोइंग डिक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई चीज खत्म नहीं होती है, बस ये है कि कम कर दिया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये बॉन्ड, जहां सपोज कीजिए 1 करोड़ बॉन्ड इशू हुए थे, अब केवल 1 लाख इशू होगा, ठीक है, ज्यादा इशू नहीं होगा। तो इस चीज को कम कर दिया जाएगा जिससे लोग ये बॉन्ड ना खरीदें और मार्केट में खर्च करें। ठीक है, जब मार्केट में खर्च करेंगे ज्यादा की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, फिर जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, यही टारगेट है। तो ये टोटल जो है ये 3 तरीके हैं। ठीक है, चलिए, तो इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, फिर अभी हम आएंगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पे। अब उसमें कुछ टैक्सेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। तो एक देखिए, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और एक टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देखिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जिस पे टैक्स लग रहा है अगर वही पे कर रहा है तो ये डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, ये टैक्स लगता किसी और पे, देता कोई और है, इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये शिफ्ट जो है नहीं हो सकता, जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई गुड्स है या कोई सर्विसेज है, अब जो टैक्स लग रहा है उस गुड्स और सर्विसेज पे लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसको क्या किया जा रहा है, शिफ्ट कर दिया जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि मूवी टिकट है 200 रुपए का, लेकिन सरकार कह रही है कि हमको पर टिकट जो है 50 रुपए का टैक्स चाहिए। तो ठीक है, पहले ये एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, ठीक है, लेकिन अब ये जीएसटी में आ गया। ठीक है, तो 200 रुपए का टिकट है, 50 रुपए का टैक्स है। अब ठीक है, अब अगर सरकार टैक्स न ले तो आपको जो टिकट है मूवी का वो मिलेगा 200 में। ठीक है, उसी 200 में कंपनी का जो प्रॉफिट है सो है। लेकिन अब अगर टैक्स सरकार ले रही है तो जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट से सेक्रीफाइस नहीं करेगी, ठीक है, वो प्राइस बढ़ा देगी और वो फिर आपसे चार्ज कर लेगी। तो ये शिफ्ट कर दिया गया, लगा किसी और पे और देना पड़ा कस्टमर को। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है कहीं और, दे रहा है कोई और। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ये शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स। आपकी इनकम है तो फिर हम क्यों टैक्स दें। ठीक है, फिर इसी तरीके से गिफ्ट टैक्स हो गया। ठीक है, गिफ्ट, ये बताइए गिफ्ट रिसीव करने वाले को टैक्स देना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि सलमान खान जो है आपको सपोज कीजिए कोई कार दे दी है 1 करोड़ की, तो आप ये बताइए कि ये टैक्स 1 करोड़ की कार तो आपको मिल गई, इस पे टैक्स कौन देगा, ये आप देंगे कि
सलमान खान देंगे। सलमान खान। हम देंगे सर। सलमान खान। रिसीवर देगा सर जिसको सर मिलेगा। हम देंगे सर, हमने रिसीव किया है तो। हम ये देंगे बताइए, सर, हमने जब ली तो हम ही तो देंगे। ये बताइए गिफ्ट दे रहा है 1 करोड़ सलमान का खान भी, टैक्स। ये बताइए 1 करोड़ पे अभी 10% का टैक्स लग गया है, ठीक है, तो 10 लाख रुपए आप टैक्स दे पाएंगे? पैसे हैं आपके पास? सर जो खरीदेगा वही तो टैक्स देगा ना, हम क्यों देंगे? नहीं, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं रिसीवर देगा, तो सपोज तो कि ये 1 तो करोड़, शिफ्ट वाले पे आएगा ना, क्या कह रहे हैं? ये शिफ्ट वाले पे आएगा ना, नहीं नहीं, ये शिफ्ट वाले शिफ्ट पे नहीं नहीं आएगा नहीं, ना, ये नहीं शिफ्ट वाले, आएगा। ये शिफ्ट वाले पे नहीं आएगा। देखिए क्या होता है हाँ कि जब भी कोई गिफ्ट, ठीक है, देता है, ठीक है, तो उस पे गिफ्ट टैक्स लगेगा, और जो खरीद रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, वही टैक्स भी देगा उसका, ठीक है। जैसे सपोज कि मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ की आपके कार दे दी गई, अब ठीक है, अब आपके पड़ोसी कहेंगे भैया इनके पास पैसे आए कहाँ से? पता चला किसी ने इनकम टैक्स में फोन कर दिया, तो आप कहेंगे नहीं हमारे पास पैसे नहीं थे, सलमान खान ने हमको दिया है। तो इसमें गिफ्ट में क्या होता है कि जो, ठीक है, गिफ्ट दे रहा है उसी को टैक्स भी देना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स हुआ, या गिफ्ट टैक्स हो गया, या वेल्थ टैक्स हो गया, आपके पास प्रॉपर्टी है आप टैक्स दीजिए, तो ये सब जो है आप ही को पे करना है। लेकिन जो शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इसी में कुछ टाइप के और टैक्सेस हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए 4 मेजर टाइप के जो है टैक्स हैं। एक है प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है, फिर एक है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक ही में बताया जा सकता है इसको, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, फिर है रिग्रेसिव टैक्स, और एक है डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से इसको आप समझेंगे, क्या है इसको समझिए। देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स का क्या मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल से आप समझिए, ठीक है। सपोज कीजिए इधर इनकम लिखा हुआ है, इनकम आपकी जो है, ठीक है, ये सपोज कीजिए लाख में है, देखिए इनकम आपकी 5 लाख से 10 लाख हो रही है, ठीक है। अब जब हमारी इनकम बढ़े और टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा है, जब आपकी इनकम 5 लाख है तब भी जो है आप 20% का टैक्स दे रहे हैं, और आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तब भी आप 20% का टैक्स दे रहे हैं, तो ये है प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। इनकम ये इंक्रीज होने की वजह से टैक्स रेट में जब कोई चेंजेस ना आए, तो ये है प्रोपोर्शनल टैक्स। तो जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे होगा? ये प्रोग्रेसिव टैक्स में होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो 20% का टैक्स, इनकम 10 लाख है तो ये 30% का टैक्स, ये प्रोग्रेसिव है। रिग्रेसिव का क्या मतलब है? ठीक है, जस्ट रिवर्स, 5 है तो 20%, इनकम बढ़ गई ना लेकिन टैक्स कम हो जा रहा है, ये रिग्रेसिव टैक्स है। प्रोपोर्शनल में इनकम इंक्रीज हो रही है, टैक्स रेट वही है। प्रोग्रेसिव में इनकम इंक्रीज हो रही है, टैक्स रेट बढ़ रहा है। रिग्रेसिव में इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट कम हो रहा है। कोई डाउट है? देखिए ये 3 टाइप के टैक्स हो गए, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। एक और टैक्स रह गया था और वो है डिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, देखिए ये क्या है, इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कि आपकी इनकम जो है, इनकम ये जो है लाख में है, ठीक है, 20 लाख में है ये। अब आपकी इनकम और ये टैक्स रेट, ठीक, अब सपोज कीजिए कि 5 लाख रुपीज आपकी जो है इनकम है, टैक्स रेट कितना है? 5%। इनकम आपकी 10 लाख रुपए हो गई, टैक्स रेट कितना हो गया? 10%। इनकम आपकी कितनी हो गई? 15 लाख हो गई। अब देखिए क्या होगा कि जिस रेट से इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उस रेट से टैक्स इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए 5 से 5 था, ठीक है, 5 से 10 हुआ, तो ये भी 5 से 10 हो गया। अब ये 10 से 15 लाख हुआ है, ये नहीं कि टैक्स भी 15% हो जाएगा, अब ये 13% हो जाएगा। 5%। ठीक है,
अब ये 15 से नहीं बढ़ेगा, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इनकम जब बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट से फिर टैक्स रेट नहीं बढ़ेगा। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ 20 हो गया तो फिर यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, तो ये डिग्रेसिव टैक्स है कि इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट बढ़ रहा है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जिस रेट से इनकम बढ़ रही थी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। आप बताइए। सर ये जैसे शुरुआत के दो केस में 5 और 10 की, तो इसमें जो टैक्स रेट रहेगा इनकम के साथ कांस्टेंट चलेगा? हाँ, उसमें कांस्टेंट चलेगा, लेकिन इसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी उस रेट से नहीं बढ़ेगा टैक्स रेट। अच्छा, मतलब शुरुआत के 2 केसेस में ये कांस्टेंट चलेगा, हाँ, उसके बाद? हाँ, शुरुआत में तो कांस्टेंट रहेगा ही, शुरुआत में रहेगा, फिर आप उसके बाद डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। कभी भी आपको कंपेयर करना हो तो 2 यूनिट तो चाहिए ना। सर उसके बाद 3% बढ़ेगा। हाँ भैया, सपोज कि ये फिर कुछ भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब जो रेट लगाया जाए, जो सिस्टम फॉलो किया जाए, अब ये 25 हो गया तो ये हो सकता है 21 हो जाए, ठीक है। लेकिन आप बस रेट को चेंज देखिए कि जिस रेट से ये बढ़ा उस रेट से ये नहीं बढ़ा, ठीक है। चलिए, अब कुछ एमसीक्यू जो अभी हम लोग देख रहे थे उसको अब सॉल्व करते हैं और एक एक सॉल्यूशन उसके देखते हैं कि कितने सही हुए आपके, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सभी लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। एक एक आंसर जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर, ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो पहले का ए ऑप्शन है। अब आप चेक करते रहिएगा, बताइएगा कितने आंसर आए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टोटल करने के बाद पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स कलेक्ट बाय वे ऑफ रेवेन्यू। अभी एक चैप्टर बजट पढ़ाएंगे, ये सिंपल सा लिखा हुआ है कि सरकार जो है जितनी रेवेन्यू है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। जब उससे ज्यादा खर्च करेगी तो किस में चली जाएगी? डेफिसिट में चली जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? बजट डेफिसिट। तो बी हो जाएगा, ठीक है। जहां डाउट होगा उसको बताइएगा। सी, विच इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स। अभी हमने बताया कि डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? तो इनकम टैक्स आएगा और गिफ्ट टैक्स आएगा, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब इसमें डायरेक्ट टैक्स का पेयर आप ढूंढिए, ठीक है। तो देखिए, एक्साइज ड्यूटी तो है नहीं, सर्विस टैक्स है नहीं, डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? ये इनकम टैक्स दिखा और ये वेल्थ टैक्स है, तो सिंपल है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिफ्थ में आइए कि द ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। सिंपल, ठीक है। बजट कितने साल के लिए पेश किया जाता है? 1 साल के लिए, ठीक है। कई सारे लोग 5 लगा दिए होंगे, सरकार 5 साल तक रहती है, ठीक है। बजट हर साल 1 साल तक रहता है। अब ये देखिए, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या है ये कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बी कॉज्ड बाई, ठीक है। देखिए, डिमांड क्यों बढ़ रही है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको देखना, ठीक है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है। जब कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो डिमांड होती है उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो पहला तो है नहीं, ठीक है। दूसरा लिखा है कि रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। देखिए, इसको समझिएगा कि कभी भी जब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, कम होगा। इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है कि आपको जो बैंक से पैसे मिल रहे हैं उसका रेट कम है तो लोन लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। आसानी से जब कम रेट पे जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम लोन ज्यादा लेंगे, और लोन ज्यादा लेंगे तो पैसे हमारे पास ज्यादा होंगे, पैसे ज्यादा होंगे, डिमांड हम ज्यादा करेंगे, सिंपल। तो ये क्या होगा? रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब ये बताइए, थर्ड लिखा है कि रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये बताइए, जब सरकार ही जब पैसे कम खर्च कर रही है तो मार्केट में पैसे कम आएंगे, और मार्केट में जब पैसे कम आएंगे तो हमारी इनकम भी कम होगी। जब इनकम कम होगी तो फिर हम डिमांड कहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तो कोई केस हुआ ही नहीं, ठीक है। एंड आउटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखिए, कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, तो मार्केट से लोग क्या करेंगे? लोन ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे
तो फिर पैसे आ जाएंगे, चाहे वो खुद की इनकम का हो या लोन का हो, पैसे तो है ना, फिर खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये 6 का आंसर बी था। 7th, इन्फ्लेशन का क्या है? ऑलवेज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखिए कभी कभी जो एकदम एग्जैक्ट आंसर मैच करता है ना, उसको टिक करना पड़ता है। ऑलवेज रिड्यूसेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, देखिए ये ऑलवेज तो नहीं कह सकते आप। रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इसमें तो बढ़ती है प्राइसेस। रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ अ रूपी। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन है। अब सपोज कीजिए कि पहले जो है 3 रुपए में फ्रूटी आया करती थी, ठीक है, जो 10 रुपए की इस समय मिल रही है। ठीक है, वो 2007 के आसपास जो है वो 3 रुपए के आसपास आती थी। और अभी क्या है, 10 रुपए में आपको एक चीज मिल रही है। तो अब आपको अगर कोई चीज ज्यादा देनी पड़े तो इसका मतलब कि आपकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो रुपये की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। डी सर, डी। इन्फ्लेशन के केस में हमको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, पहले जो है 5 रुपए में 5 नींबू मिला करती थी। ठीक है, 5 रुपीज में, ठीक है, जो भी लेमन है टोटल 5 मिला करता था, 5 में 5। ठीक है, या 5 का 2 मैक्सिमम ये रहता था। अब क्या है, अब आई थिंक 15 का 2 चल रहा है इस समय। ठीक है, क्या है ये, रुपए की वैल्यू कम हो गई। अब आप 15 दीजिए तब आपको 2 मिलेगा। तो इन्फ्लेशन जो है ये रुपये की पावर को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। ठीक है, तो 7th का डी है। डी, हाउ द इन्फ्लेशन कैन बी चेक टेम्पोरली। देखिए टेम्पोररी की बात किया जा रहा है। ठीक है, कैसे इसको हम तुरंत जो है, तुरंत के लिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों, अभी मनी सप्लाई और बढ़ा दें तो फिर और दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मनी सप्लाई को कम कर दीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है, मनी सप्लाई कम कर दीजिए, क्या करिए, अभी आपको मॉनेटरी पॉलिसी बताएंगे। बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, सब बढ़ा दीजिए। ठीक है, जब सब बढ़ा देंगे तो बैंक क्या करेगी, आरबीआई से कम पैसे लेगी। आरबीआई से कम पैसे लेगी तो फिर मार्केट में देगी भी कम, तो अपने आप मार्केट से पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी में बताएंगे आपको। तो इन्फ्लेशन को अगर तुरंत रोकना हो आपको, तुरंत मनी सप्लाई कम कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, आप जानते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, कि जब कॉस्टिंग बढ़ती है। ठीक, अब कॉस्टिंग का क्या है कि मनी सप्लाई का कोई मतलब नहीं। इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखिए हमने आपसे वही बताया था कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ठीक है, अब हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। रॉ मटेरियल की प्राइसेस किस वजह से बढ़ सकती हैं, इस पे भी टैक्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो जब इनडायरेक्ट टैक्स इस पे जब लग रहा है तो इसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। इसकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है। ठीक है, जैसे बाइक है, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग क्यों बढ़ गई, ठीक है, सरकार ने उस पर जीएसटी बढ़ा दिया। ठीक है, जो आरटीओ का जो रेट था उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेंगी तो सिंपल सी बात है, हमें कॉस्ट भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। अभी जैसे कपड़े हैं, कपड़े सरकार कह रही है शायद इसको जो है 12% से इसको 18% कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स अभी और बढ़ेगा। ठीक है, कॉस्टिंग और बढ़ेगी, फिर कपड़े और महंगे होंगे। ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्स। और आखिरी क्वेश्चन है कि एक्सेस डिमांड कैन बी कंट्रोल थ्रू। ठीक है, देखिए मार्केट में जो है डिमांड जो है ज्यादा है। ठीक है, अब इसको कैसे हम मेजर करें इसको, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें जो है हम मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें आएंगी, वही बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें आएंगी। तो जब मार्केट में लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो हमको हमको क्या करना है, उनकी डिमांड को कम करना है। और उनकी डिमांड को कम करने के लिए काम ये करना पड़ेगा, उनकी परचेजिंग पावर हमें कम करनी पड़ेगी। और परचेजिंग पावर बढ़ा कैसे, ठीक है, परचेजिंग पावर क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी कम पड़ेगी, करनी कम करनी पड़ेगी। कम करनी, हाँ। ठीक है, हाँ सर, देखिए रेट बढ़ जाएंगे। एक इसको देख लीजिए फिर से। अभी एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का केस अलग है। ठीक है, ये बीच में आ गया, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में डिटेल में। ठीक है, देखिए एक्सेस डिमांड क्या होता है। सर ये इसको फिस्कल पॉलिसी क्यों नहीं हो सकता है? बताते हैं अभी।
सब बताते हैं। अभी एक्सेस डिमांड पहले समझाने दीजिए। देखिए एक्सेस डिमांड क्या है, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, ये एक्सेस डिमांड है। अब ये बात आती है डेफिसिट डिमांड। ठीक है, डेफिसिट डिमांड क्या होता है, जब मार्केट में, ठीक है, डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो हमें क्या करना है, इसको भी मेजर करना है हमें। ठीक है, जब डिमांड जब ज्यादा हो रही है तो इसको कोशिश करना है कि डिमांड कम हो, और जब डिमांड कम हो रही है तो इसको कोशिश करना है कि सप्लाई को क्या किया जाए, सॉरी, जब डिमांड कम है तो सब डिमांड को बढ़ाया जाए। तो देखिए इसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज होगी और फिजिकल पॉलिसी भी यूज होगी। मार्केट में जब डिमांड ज्यादा है तो सरकार क्या करेगी, फिजिकल पॉलिसी यूज करेगी और टैक्स को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ये अलग सा एक टॉपिक है, बताएंगे। जब टैक्स बढ़ जाएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो लोगों की डिमांड कम होने लगेगी। तो फिजिकल पॉलिसी भी यूज होगा और मॉनेटरी पॉलिसी यूज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे यूज होगा, सारे रेट को बढ़ा दीजिए, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब बढ़ा दीजिए। जब सब बढ़ा देंगे तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, इनके पास पैसे अब कम रहेंगे, मार्केट में पैसे कम बटेंगे। ठीक है, जब मार्केट में पैसे कम बटेंगे, सिंपल सी बात है, फिर डिमांड कम होगी। ठीक है, तो ये केस है। तो एक्सेस डिमांड जो है, ये मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज किया जाएगा और फिजिकल पॉलिसी भी यूज किया जाएगा। तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें से? नो सर। कितने सही हुए, किसी के 10 में 10 सही हुए? सर एक बार फिजिकल पॉलिसी बता दीजिए फिर से। ठीक है, देखिए फिजिकल पॉलिसी में, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, तो गवर्नमेंट के पास टोटल 3 इंस्ट्रूमेंट है, एक टैक्स है और एक पब्लिक बोरोइंग है और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। अब हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में बता दिया था कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है फिजिकल पॉलिसी के, ठीक है, जितने भी मेजर्स हैं उसको यूज करती है। अब एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वाले जो है, ये नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि इसको कैसे करती है। ठीक है, या अभी आपको बता देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। एक स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। ठीक है, देखिए Yes. एक्सेस डिमांड का केस देखिए। ठीक है, एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है, कितने सही हुए? ठीक है, 9 सही है मैक्सिमम, 10 में 10 किसी का नहीं सही है। एक कोई अफ्रीका के हैं, उनका 9 सही है। ठीक है, और इंडिया में जितने लोग हैं उस 7 या 8 के आसपास सही है। ठीक है, चलिए, किसी का नाम था अफ्रीका करके, 7 मैक्सिमम सही आ रहा है। ठीक है, चलिए, सबसे मिनिमम 4 ही गया है क्या? अच्छा, ठीक है, चलिए, 7, 8, 9 मैक्सिमम है, मिनिमम 4 गया है और 6 भी है। चलिए देखिए, एक्सेस डिमांड क्या है, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी फिर गवर्नमेंट आएगी और फिजिकल पॉलिसी यूज करेगी। फिजिकल पॉलिसी में सरकार के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, एक टैक्सेस है। अब देखिए डिमांड बढ़ी हुई है, इसको सही करना है, तो एक काम करते हैं, सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। जब टैक्स को बढ़ा देगी तो फिर क्या होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और आप लॉ ऑफ डिमांड जानते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, तो डिमांड कम होगी। दूसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा जो इनके पास मेजर्स है, तो गवर्नमेंट, सरकार क्या करेगी, जब मार्केट में डिमांड है, इसका मतलब लोगों के पास पैसे हैं, तो सरकार क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी सबके पास पैसे आ जाएं, तो अभी जो सरकार गरीबों को फ्री राशन वाशन दे रही है, वो थोड़ा सा कम कर देगी, पहले थोड़ी देती थी, वो तो इधर इनकम कम हुई तब देने लगी ना। तो डिमांड क्या बहुत ज्यादा है ना, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, कम कर देगी। और जब कम करेगी, तो जब सरकार एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो फिर इनकम कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो सिंपल सी बात है, जब हम कमाई नहीं रहे, ठीक है, तो हम डिमांड भी कम करेंगे। ठीक, ये थर्ड हो गया। और नेक्स्ट वही पब्लिक बोरोइंग, डिमांड बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, पब्लिक बोरोइंग को क्या करेगी, सरकार बढ़ा देगी। ठीक है, कहेगी भैया बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, चलो पब्लिक बोरोइंग करते हैं। ठीक है, बॉन्ड इशू करेगी, लोग क्या करेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, और जब बॉन्ड खरीदेंगे
तो क्या होगा, पैसे किसके पास चले जाएंगे, सरकार के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सेस डिमांड का केस है। अब बात करते हैं यहीं पे रिवर्स डेफिसिट डिमांड पर। ठीक है, अब डेफिसिट डिमांड में क्या होगा इसको समझिए। डेफिसिट डिमांड का क्या मतलब है, मार्केट में डिमांड कम है। ठीक है, अब मार्केट में अगर डिमांड कम है तो फिर क्या इसका मतलब है, इसको समझिए। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए क्या था नेक्स्ट टॉपिक, डेफिसिट डिमांड। तो डेफिसिट डिमांड में देखिए क्या रहेगा, इसमें डिमांड कम है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा है। जब डिमांड कम है तो सरकार क्या करेगी, टैक्स को कम करेगी। टैक्स को कम करेगी तो प्राइस क्या होगी, प्राइस कम होगी। और जब प्राइस कम होगी तो सिंपल सी बात है, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। वही करना है क्योंकि डिमांड कम है। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। जब सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो फिर क्या होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। ठीक है, और फिर बात आ रही है आखिरी पब्लिक बोरोइंग की। ठीक है, पब्लिक बोरोइंग का क्या केस है, ऑलरेडी मार्केट में डिमांड कम है, पब्लिक बोरोइंग को कम कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि लोग पैसे जो है मार्केट में खर्च करें, ठीक है, जमा ना करें। ये डेफिसिट डिमांड का क्या केस था। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में क्या कैसे फिजिकल पॉलिसी यूज होती है। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और एक्सेस डिमांड और डिफ्लेशन, ये डेफिसिट डिमांड में मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करती है, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।